Constitution of India, no person accused of an offense can be compelled to. आर्टिकल 20 किसे किस तरह की सुरक्षा देता है? सीधा सा सरल भाषा में सवाल ये पूछा गया है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके सामने दो ऑप्शंस हैं और दोनों ही हम लोगों को इसलिए भी मालूम होने चाहिए कि हम इंडिया के नागरिक हैं। पहला कहता है गिव हिज सिग्नेचर ऑफ थंब इंप्रेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन, मतलब किसी को भी आप जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते। किस चीज के लिए? जबरदस्ती थंब इंप्रेशन देने के लिए। दूसरा, गिव ओरल टेस्टिमनी आइदर इन और आउट ऑफ द कोर्ट। टेस्टिमनी का मतलब हुआ कि भैया हम लोग आपसे कह रहे हैं कि आप यहाँ पर गुनाह कबूल करिए कि आपने ये कार्य किया है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए किस चीज से मना करता है। बहुत ही प्यारा सवाल है, पोल एक्टिवेट कर रहा हूं, उम्मीद है सभी लोग एकदम दुरुस्त तरीके से तैयार हो गए होंगे। मुझे मालूम था, मुझे मालूम था कि पहली बॉल पे आप आउट होंगे। मैंने कितनी बार बोला। अब आर्टिकल 20 की बात करो, देखिए ध्यान से, क्योंकि आप लोगों ने क्या समझ रखा है कि भाई साहब दो ऑप्शंस जब आएंगे तो करेक्ट हो ही जाएगा, है ना। एक मिनट रुकिए, आर्टिकल 20 कहता क्या है मेरे प्यारे साथियों? आर्टिकल 20 आपसे केवल इतनी सी बात कहता है कि किसी भी व्यक्ति को नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ in force at the time when such act is committed, not should be subject to a penalty greater than prescribed under the law when the act is committed। और दूसरी लाइन कहता है कि भैया रूल ऑफ डबल जियोपर्टी एंड सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन, यानी किसी व्यक्ति को एक केस की दो बार सजा नहीं दोगे और दूसरा आप उसे मतलब क्या बोलते हैं, खुद से अपनी गवाही, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं करोगे। ये दो बातें कहता है। कौन कहता है? आर्टिकल 20 कहता है। तो भैया एक बात बताइए, आपके द्वारा पहचान देना क्या गवाही देना है क्या? कि मैं भैया ये आदमी हूं, आप गलत से मत उठा के ले जाइएगा। समझ रहे हैं? तो ये तो नहीं है। तो भैया पहचान देना किसी भी प्रकार से गलत नहीं है, आपका कहीं भी किसी आर्टिकल में ये बात नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, देखिए ध्यान से। The Indian Constitution, the power to issue a writ of habeas corpus is vested only in, बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे साथियों। habeas corpus नामक रिट, अब मैं आपको थोड़ी जानकारी अतिरिक्त भी देना चाहूंगा, आर्टिकल 32 के तहत दी हुई है। ये कौन केवल जारी कर सकता है? habeas corpus, बहुत ही प्यारा सवाल है। इवन मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देना चाहता हूं, एक ई ऑप्शन और कर देना चाहता हूं, शायद इस क्वेश्चन में कुछ कमी रह गई है, वो भी मैं आपके सामने ऐड कर देता हूं। डीसी बोले तो डिस्ट्रिक्ट जज वाली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वो, क्योंकि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको पता रहे तो आपके सामने मैंने यहां पर पोल एक्टिवेट कर दिया। कौन हैबियस कॉर्पस रिट जारी कर सकता है? लीजिए सवाल आपके सामने है, ये आपके सामने आंसर मैंने टिक किया और आपके सामने प्रश्न आ गया। हैबियस कॉर्पस बोले तो बंदी प्रतिरक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भाई साहब यही तो हमारी कला है। इसका मतलब ज्ञान पर संदेह है। अब ज्ञान शिवांशी गलत कैसे है? ये आप लोग मुझे ब्लेम कर देते हो, सर ये गलत बात है कैसे भाई? हम तो आपको और उलझा दे रहे हैं कि चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा बनाया जाए, ऑप्शंस थोड़े अच्छे बनाए जाएं ताकि लगे तो सही। हाँ जी, ध्यान रखिएगा, केवल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत मेरे प्यारे साथियों केवल ये हैबियस कॉर्पस सहित 5 जो रिट्स हैं उन्हें जारी कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए भैया थोड़ा सा केयरफुल रहिए। सवाल बहुत बढ़िया पूछे जा रहे हैं, गुगली थी लेकिन कम से कम कुछ तो याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये आपके सामने कुल 5 प्रकार के रिट है। रिट भारत ने कहां से ली थी? तो इंग्लैंड से भारत ने ये रिट ली थी। और इस रिट का मतलब ये है, अगर मूवी है एक दृश्यम नाम से अगर देखे हो तो उसमें बताया गया कि अगर किसी को जबरन पुलिस उठा ले जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट महोदय हमारे घर आए थे, बिना पूछे उठा ले गए पुलिस वाले, हाँ जी उस बंदे को वापस उठा के लाइए। सवाल पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही से मैच नहीं करता? पढ़े ध्यान से देखें। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ प्रेस। हाँ भाई, अगर आपकी बोलने की स्वतंत्रता है तो क्या इसमें प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है? नंबर 2, आप
मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूं, तो क्या इसकी वजह से मैं कोई भी किसी भी व्यापार या व्यापार पर ले जाने का अधिकार शामिल है कि राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस, कि मैं कुछ भी व्यापार कर सकता हूं, क्या ऐसा शामिल है? राइट टू इक्वालिटी, क्या समानता का अर्थ मैं यही निकालूं कि इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? नेचुरल जस्टिस का मतलब हुआ न्याय सबको मिलेगा, उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि तुम अमीर हो कि गरीब हो। तो अब आप बताइए इनमें से कौन सी चीज सही से मतलब मैटर नहीं करती इस पूरे की पूरे आर्टिकल में? मतलब आपकी स्वतंत्रता से किस चीज का संबंध नहीं है, यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। और बहुत ही प्यारा सवाल है, किसी बच्चे को अगर आर्टिकल याद होंगे तो धज्जियां उड़ा देगा। वाह, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा या नहीं ये बताएं। हो गया ना? बहुत बढ़िया भैया। देखिए इतना प्यारा सवाल है और 50% से अधिक लोगों ने कर दिया है। कितना अल्टीमेट सवाल है। अब देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भैया, राइट टू पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, जीने का अधिकार हो गया है, लेकिन क्या इसका मतलब व्यापार करने का अधिकार 21 में आता है क्या? तो कहां आता है भैया? ये तो 19 में आता है। कहीं भी कोई व्यापार करना, कहीं भी जाकर के बस जाना, ये कौन से में आता है? आर्टिकल 19 में आता है। तो 19 और 21 कैसे एक हो गया? नहीं हो सकता ना। हाँ, लेकिन समानता का अधिकार ये कहता है कि हम आपको समानता से देखेंगे। डन। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की भैया हमारा, और ये याद रखना, मुझे पूरा डर था आप लोग इसको करेंगे, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, ये इंक्लूड है हमारे उसमें लिखा हुआ है। अगर मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊं ना, आर्टिकल पढ़ाऊं, तो अपनी जो मेन बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है उसमें स्पेशली मेंशन है मेरे प्यारे साथियों, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के तहत आर्टिकल नंबर 85 में मैं आपको आर्टिकल की भाषा पढ़ा के दिखा देता हूं। अगर आपके पास पीएम बख्शी रखी हुई है तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। देखिए ये लाइन लिखी हुई है, ये लाइन लिखी हुई है, देखिए ये लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन 1, द वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। ये हमारे संविधान में एज इट इज लिखा हुआ है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये अपने आप से तो नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसको प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। ये बेयर एक्ट्स है संविधान के, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें लिखा हुआ है, मेंशन्ड है ये लाइन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है बेटा ये। चले आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखिएगा और करिएगा। Which of the following, तो यही तो आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने होते हैं ना, मतलब आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो ये सब पढ़ना होगा, है ना। आप बिल्कुल आ सकते हैं प्रवीण कुमार, बिल्कुल भैया। Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the constitution? भैया अगर कोई भी मतलब शोषण के विरुद्ध अगर किसी को अधिकार प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अगर अधिकार प्राप्त है, तो या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है शोषण के विरुद्ध, है ना। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में किसी भी प्रकार का मतलब इंसान का व्यापार करना और बंधुआ मजदूरी करवाना ये मना है, नंबर 1। दूसरा, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, क्या ये अनटचेबिलिटी का अधिकार जो है ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आता है? सोचिएगा। नंबर 3, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षा करना, क्या ये इसमें आता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दी फैक्ट्रीज एंड माइंस, भैया बहुत ही अल्टीमेट सवाल है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि केवल इतनी आसानी से ये सवाल बन सकता है, किसी व्यक्ति को बस ये आता हो कि भाई आर्टिकल्स कौन कौन से लगते हैं। मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 6 मूल अधिकार दिए हुए हैं। कितने? वाह, मजा आ गया भैया, मजा आ गया एकदम, शाबाश मेरे शेरों। भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। इधर देखो, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स में जनरल के बाद लिखा हुआ है राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी के अंदर आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आपके आर्टिकल नंबर जो है 18 तक है। फिर है राइट टू फ्रीडम, 19 से लेकर के आप शुरू कर रहे हैं और जा रहा है आप लोगों के राइट नंबर 22 तक। ये देखिए राइट नंबर 22 तक दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद में लिखा हुआ है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आपके सामने जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, देखिए राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आगे आगे पीछे कैसे होगा? हाँ भाई, ये देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें है आर्टिकल नंबर 25 से 28। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये सारे के सारे 6 राइट हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि भैया बाकी जो आर्टिकल्स हैं ये
अनटचेबिलिटी जो है ये आर्टिकल नंबर 17 है, 25-26 कैसे हो जाएगा, मतलब वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये यहां पर कैसे घुसा लेंगे आप, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप सारी चीजें लेकर के चले, समझ में आ जाएंगी। पढ़िए, बढ़ते हैं बहुत ही अल्टीमेट आपके सामने मैच द कॉलम की तरफ। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 में पहुंच गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही प्यारा सवाल है, देखते हैं। और यह सवाल पूछा भी गया है एक बार, हैबियस कॉर्पस मैच करना है, बहुत ही अल्टीमेट प्रश्न है। अगर मान लीजिए कौन कौन सी रिट्स जारी की जा सकती हैं, रिट का आपको बहुत घमंड होता है कि आपको रिट्स आती हैं, रिट्स आती हैं, तो चलिए मैच करते हैं कि ये रिट कैसे हैं। ध्यान से सुनिएगा, हैबियस कॉर्पस के तहत क्या किया जा सकता है। पहला कि भैया अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, दूसरा कस्टडी ऑफ ए चाइल्ड बाय पेरेंट्स, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, रिफंड ऑफ मनी इलीगली। अगर आप केवल इस बात को पढ़ के चल रहे हैं, पहले ही ऑप्शन से आपके सामने दो आंसर निकल करके आ गए। अगर ऑप्शन नंबर 1 देख लिया तो बाकी जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, करें पोल एक्टिवेट करने की इजाजत हो तो थम्स अप कर दीजिएगा। डन। चलिए साथियों ध्यान से देखते हैं, आप सबने अब तक मेरी बातों से इतना कंक्लूड कर लिया था। क्या कंक्लूड कर लिया था? कंक्लूड ये कर लिया था कि पहले ही ऑप्शन से उसका हिंट मिल जाएगा। मिल गया, कैसे मिल गया? हैबियस कॉर्पस क्या कहता है? हैबियस कॉर्पस एक मूवी है दृश्यम, देखिए आप लोगों ने, एक मूवी है, बहुत प्यारी मूवी है जिसमें ये शब्द का यूज किया गया है। क्या था उसके अंदर? उसके अंदर ये है कि अगर किसी व्यक्ति को बिना बताए पुलिस गिरफ्तार करके ले जाए तो उसके घर वाले कहां जाएं कि भाई हमको बिना कोई जानकारी दिए ले गए। और सुप्रीम मतलब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद में आर्टिकल 20 के तहत उसे मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स में ले जाना कंपलसरी है। लेकिन मान लीजिए उसको ले तो गए, लेकिन आप उसके सामने लेके गए नहीं मजिस्ट्रेट के सामने, तो घर वाले क्या अपने उस जानने वाले को उठता हुआ छोड़ देंगे क्या पुलिस स्टेशन में? नहीं ना। तो फिर वो जाएंगे कहां? सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट, और कहेंगे कि महाराज पुलिस उठा करके ले गई लेकिन वो वापस लेकर के नहीं आई है। दूसरा, इसके अलावा मान लीजिएगा कि कोई व्यक्ति कि किसी ने अपहरण कर लिया। अब अपहरण के केस में आप क्या कीजिएगा? किसी व्यक्ति का अगर अपहरण हो गया तो क्या कीजिएगा? फिर आपको तो नहीं पता है ना कि वो पुलिस ने अपहरण किया है कि गुंडों ने किया है, तो कोई बात नहीं, चलिए पुलिस के पास। पुलिस को सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी कि भैया जाओ इस व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। किसी को ढूंढना जो है ना वो क्या है मेरे प्यारे साथियों? हैबियस कॉर्पस है। इतना सा देखते ही आप लोगों के सामने दो ऑप्शन निकल के आ गए, आइदर बी और आइदर डी। पहला तो यही सही हो जाता है, ठीक है ना। चलिए यहां पर चलते हैं, इसके आगे बढ़ते हुए आपको याद होना चाहिए, रिसेंटली मैंने करंट में एक चीज पढ़ाई थी आपको। क्या आपको ध्यान है? अभी सबसे ज्यादा हैबियस कॉर्पस का उपयोग कहां हुआ है? अभी रिसेंटली करंट में रही थी कि सबसे ज्यादा बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग कहां हुआ? सबसे ज्यादा हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हैबियस कॉर्पस का। क्यों? आर्टिकल 370 जब अब्रोगेट किया गया था 5 अगस्त को मेरे प्यारे साथियों, तो उस समय हुआ ये कि भाई साहब उनके घर वाले जो नेताओं को गिरफ्तार करके पुलिस को मतलब नजरबंद कर दिया गया था, तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो हाई कोर्ट पहुंचे, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, और कहे कि भैया फारूक अब्दुल्ला जी मिसिंग है, लिखिए रिपोर्ट। महबूबा मुफ्ती मिसिंग है, लिखिए रिपोर्ट। तो ये सब जो रिपोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची थी, ठीक है, हाई कोर्ट के पास पहुंची थी, जम्मू कश्मीर के पास में। तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है इस बार। और एक करंट की चीज और सुन लीजिएगा इसी से जुड़ा हुआ, हाल ही में जो हमारे शरद अरविंद बोबड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा है कि मैं जो रिट ज्यूरिडिक्शन है, किसका रिट ज्यूरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का है, उसको मैं कम करना चाहता हूं। क्यों कम करना चाहता हूं? क्योंकि इसकी वजह से लोग जो है वो हाई कोर्ट नहीं जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है। मैं चाहता हूं कि ये रिट ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट से होते हुए हम तक आए, ठीक है ना। आज मैंने आपको ई कोर्ट वाला करंट पढ़ाया था, याद होगा। ई कोर्ट फैसिलिटी त्रिपुरा में आज इनॉग्रेट की गई है ऑन द बेसिस ऑफ पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। आर्टिकल्स के अंदर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया पर्टेनिंग टू द फंडामेंटल राइट पूछा गया है, कौन से आर्टिकल्स हमारे पार्ट 3 संविधान के अंदर आते हैं? बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट है पार्ट 3 में जो आता हो। मतलब किसी को अगर थोड़ा सा भी रिवीजन करके आया होगा ना तो उसको तो आनंद आ जाएगा इन सवालों को करके, इतना गजब फीलिंग आएगी उसको, ठीक है। मतलब अल्टीमेट फीलिंग आएगी, मुझे बस बता दो अगर पढ़ाई करके कोई आया है तो।
भाई सिद्धार्थ सिंह चौहान 8:30 बजे वाला टेस्ट आप 8:30 बजे आकर के लाइव दे सकते हो, वो टेस्ट वाले ऑप्शन पे मिलेगा अनअकैडमी राइज नाम से। अब भाई जो पढ़ के आए होंगे ना उनको तो मजा आ गया है, आ गया ना। आपसे केवल इतना पूछा गया कौन कौन से भाग 3 के अंदर यानी कि फंडामेंटल राइट है। दोबारा सुनिए, पार्ट 3 क्या बोल रहा है? पार्ट 3 बोल रहा है हाँ भाई हमारे संविधान के अंदर पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटी, क्या बोलते हैं डीपीएसपी, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी, पार्ट 5 यूनियन। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों पार्ट्स बचे हुए हैं। पार्ट 3 के अंदर ये आर्टिकल है, दैट्स ऑल। 12 से लेके 35 तक खत्म बात। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। Which of the following not include in Article 19 of the Constitution of India pertaining to the right of freedom? बताइए, सवाल पूछा गया है कौन सा इसमें से अधिकार आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के साथ में सेट नहीं बैठता है। आर्टिकल 19 कहता क्या है? नंबर 1, राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कौन सा नॉट इंक्लूड, कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? नंबर 2, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, right to form association or union, right to assemble peacefully without arms। बहुत ही आसान सवाल है, इतना आसान है कि पूछना ही नहीं चाहिए था। अब भाई करें? हाँ जी, मतलब इतना आसान सवाल सर कौन पूछता है? हम थोड़े से मतलब अच्छे सवाल के लिए तैयार होके आए थे। मैं हिंट नहीं दे रहा हूं भाई साहब, गुड़िया पांडे हिंट नहीं दे रहा हूं। मैं हिंट के लिए बदनाम हूं कि हिंट दे देते हो आप। मैं कोई हिंट विंट नहीं दे रहा हूं, तो बहुत ही आसान सवाल है कि नहीं? मजा आ रहा है? माइनॉरिटी तो 29-30 में चले गए, बिल्कुल शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं सर जी, और क्वेश्चन हार्ड देखते हैं। हार्ड नहीं, आसान आसान सवाल है, थोड़ा सा आर्टिकल याद है तो सारा की सारा चलता है। चलिए आर्टिकल 15 पूछ रहा है नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही से मैच नहीं है? देखते हैं। पहला आर्टिकल 15 कहता है स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। आर्टिकल 15 में क्या सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए कोई प्रोविजन है? देखते हैं। नंबर 22 में क्या कहता है? सेफगार्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेन किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो आर्टिकल 22 में उससे सुरक्षा दी गई है। आर्टिकल 20 इम्यूनिटी फ्रॉम डबल पनिशमेंट, जिसे नो डबल जियोपॉडी कहते हैं। नंबर आर्टिकल 16 डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वुमन इन सर्विस अंडर द स्टेट। कौन सा इनमें से सही से मैच नहीं है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, बताइए साहब जी कौन सा इनमें सही से मैच नहीं है? हाँ जी, डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वुमन इन सर्विस अंडर द स्टेट। करें? ये लीजिए। अरे हिंट कहां दिया है हमने? हमने लाइन पढ़ी है। अरे पढ़ा है केवल भाई, उस पॉइंट को पढ़ा है। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स। तो यहां डिस्क्रिमिनेशन के आगे लिखा है शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट रेस, कास्ट, सेक्स। तो यहां पर भैया डिस्क्रिमिनेशन का लिखे हो, गलत लिख दियो। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट इमेनेटिंग फ्रॉम राइट टू। कहां से हम लोगों को यह अधिकार पैदा हुआ दिखता है कि हमें शिक्षा का अधिकार मिला है और मूल अधिकार के रूप में मिला है? कौन सा आर्टिकल है जो इस बात को हमें लगता है कि हां ये हमारे लिए इसी बात के लिए बना है? बहुत गहरा सवाल है, अगर समझ गए तो। भाई आज आप लोगों को मालूम है आर्टिकल मतलब एजुकेशन के लिए, ये देखिए बिल्कुल जो 50% लोग हैं वो तो एकदम सही पहचान गए। राइट टू लाइफ का ही सबसेट के रूप में उसे इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए क्या पूछा गया है, इनमेट्स का मतलब क्या हुआ गया है कि हमारे पास इतने सारे आर्टिकल्स थे लेकिन फिर भी हमने एजुकेशन को राइट टू लाइफ के बगल में क्यों चिपकाया? आर्टिकल 21A ही क्यों बनाया? आपसे पूछा जाए कि भाई आप लोगों ने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जिससे 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट बना दी, लेकिन भाई एक बात बताओ, आपने उसे
21A नाम क्यों दिया? कॉन्स्टिट्यूशन का बात समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही से सवाल पूछा गया है। सवाल इसीलिए पूछा गया है कि आप मतलब अगर नहीं पूछा जाएगा तो भाई साहब सोच के देखिए ना, इसको कहीं भी बोले एक काम करो, इसको ना एक काम करो 15A बना दो, 16A बना दो, ए ही तो लगाना था। ए लगाते समय आप इसके पीछे 21A क्यों बनाए? और वैसे आर्टिकल 35 तक जाके खत्म हो रहे हैं, तो 35 तक जाके खत्म हो रहे हैं तो 35A क्यों नहीं बना दिया? एक्स्ट्रा ही बनाना था आप लोगों को, तो 35A बना देते। अरे बोलिए, हम सब करिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जीने के अधिकार के बराबर है पढ़ने का अधिकार। इसलिए मेरे प्यारे साथियों इसे 21 के साथ डाला गया। और याद रखिए, जिन लोगों को फंडामेंटल राइट्स समझ में आते हैं उन्हें समझ में आएगा कि इकलौता ये राइट ऐसा है जिससे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अन्य राइट्स को डिराइव कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग ये कहते हैं, भारत के जिन्होंने मूल अधिकारों का अध्ययन किया है वो लोग ये बोलते हैं कि अगर इंडिया में फंडामेंटल राइट कभी हटाने की बात आए कि भैया फंडामेंटल राइट हटाने ही पड़ेंगे, तो केवल एक अधिकार मांग लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट उससे पूरा की पूरा मूल अधिकार दोबारा दिलवा सकती है। कैसे? और आपको मालूम भी होना चाहिए, हमारे जो क्या कहते हैं उसको, इमरजेंसी के टाइम पर केवल 20 और 21 ही है जो नहीं हटता है ना। बोले केवल 21 नंबर दे दो, बाकी सब चीजें ले लो। बोले क्यों भाई, ऐसा क्या है 21 में? बोले देखो, अगर राइट टू लाइफ की बात कही जाती है तो मैं जीना चाहता हूं, मेरे जीने के लिए मुझे ऐसी परिस्थितियां चाहिए जिसमें मेरे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मुझे कोई ऊंच नीच के आधार पर, जात पात के आधार पर, भूख प्यास के आधार पर सेपरेट ना करे। अर्थात ऑटोमेटिकली राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है, यानी कि 14 नंबर आर्टिकल स्वतः ही डिराइव हो गया किससे? आर्टिकल 21 से। देखिए मैं सारे के सारे आर्टिकल आपको ना डिराइव कर देता हूं, ध्यान से देखिए। अब सुनिए, आर्टिकल 21 से मैं आपको आर्टिकल नंबर 15 डिराइव करता हूं। भाई 16वें के अंदर सरकारी नौकरी है, 15वें में कॉलेजेस हैं। भाई मैं राइट टू लाइफ चाहता हूं, मुझे बहुत अच्छी लाइफ चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि मेरे पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तभी तो मेरी लाइफ अच्छी होगी। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? आर्टिकल 21 से मैंने डिराइव कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मैं चाहता हूं कि भैया मुझे जीना है तो मुझे अच्छी नौकरी भी चाहिए, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए मैं तो बेरोजगार जीऊं और इन भाई साहब के पास सरकारी तनख्वाह आती रहे। तो यानी कि मुझे, और मैं तो मतलब पैदा ही गरीब वर्ग में हुआ था और सरकार जो है वो केवल उच्च वर्ग के लिए काम कर रही है, तो स्वतः ही आर्टिकल 17 जो है 16 जो है डिराइव हो जाता है। मैं जीना तो चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, जब मैं सड़क पर बाहर निकलता हूं तो लोग मुझे देख करके मुंह फेर लेते हैं, मुझसे कहते हैं कि रोड पर निकलो तब डंडे से टक 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 करते हुए निकलना, अदरवाइज तुम्हें इस राज्य में रहने का अधिकार नहीं होगा। मैं जीना तो चाहता हूं माय लॉर्ड, मुझे मरने की इच्छा दो। तो फिर आप पहुंचे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे इस चीज को हटाओ जिसके कारण ये व्यक्ति नहीं जी पा रहा है। आर्टिकल अनटचेबिलिटी ऑटोमेटिक पैदा होकर के आ गया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अनटचेबिलिटी ऑटोमेटिक डिराइव होकर के आ गया। बोलिए क्या आप मेरी बात समझ पाए? सर मैं जीना तो चाहता हूं लेकिन क्या करूं, ये अंग्रेजों के टाइम के लोग जो हैं ये पढ़ पढ़ा करके यहाँ बैठे हुए हैं, अपने नाम के आगे सर्वर लगा के बैठे हुए हैं, मैं क्या करूं, मैं उस समय गुलामी की जिंदगी जीता था। आज ये जब निकलते हैं तो कहा जाता है कि साहब लॉर्ड साहब आ रहे हैं, ये सर आ रहे हैं। सर मैं ऐसे लोगों के साथ जी करके बड़ा ही निम्न फील करता हूं, मुझे ऐसे देश में रहने का कतई मन नहीं है। बोले अच्छा तो मन नहीं है, तो बोले चलो भाई इसके लिए आर्टिकल 18 हटा दो, इसके लिए अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स कर दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोले सर मैं जीना तो चाहता हूं लेकिन जी के क्या करूं, लोग मुझे बोलने नहीं देते, मैं देश की बहुत सारी नीतियों से खुश नहीं हूं सर, लोग मुझे जीने ही नहीं देते हैं। अच्छा आपको जीने नहीं देते? बोले लो भाई इसको बोलने का अधिकार दो। सर मैं जी के क्या करूं, लोग मुझे व्यापार नहीं करने देते हैं। तो बोले लो भाई इसको घूमने फिरने का अधिकार भी दो। सर मैं जी के क्या करूं, पुलिस वाले जब आते हैं जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं। मर्डर किया कोई और, रैंप पर गाड़ी चलाए सलमान खान और जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई कि बेटा तुम जो है खुद से स्वीकार करो कि तुमने गाड़ी चलाई थी। सर मैं ऐसे जी के क्या करूं जब आप मुझे जब चाहोगे अंदर डाल दोगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आर्टिकल 20 आ गया, नो सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन और नो डबल जियोपॉर्डी। सर एक बार मैंने चालान दे दिया तो ये थोड़ी है कि हर पुलिस वाला जो है वो गेट पे खड़ा होकर चालान मांगेगा। क्या करूं मैं ऐसे जी करके? आर्टिकल 20 आ गए आप आर्टिकल 21 पर। तो मुझे बताओ सुप्रीम कोर्ट अगर आर्टिकल 21 आपके पास है ना, सब कुछ दिला सकती है। कहते हैं कि सबका मूल है आर्टिकल 21, यानी कि जिनको मूल अधिकार की, मेरे को अगर किसी व्यक्ति को अगर मूल अधिकार की पकड़ है ना भाई साहब, खींच देगा वो मीटर, समझे? चलो बढ़े आगे। अरे यार ये कहां बढ़ दिया हम, चलो।
Which one of the following right was described by the Dr. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? अब अंबेडकर साहब को कौन सा अच्छा लगा आर्टिकल, वो आपसे पूछा गया है। ये उनके नजरिए में है। अब ये भी बहुत अच्छे हैं। अब देखो, मुझसे अगर पूछोगे, क्योंकि हर आदमी के अपने अपने तरीके हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि अंबेडकर साहब का तो चलो सीख है। मैं कहता हूं 3 आर्टिकल, अगर बहुत ज्यादा किसी को कुछ नहीं देना है तो केवल 3 आर्टिकल दे दो। कौन कौन से आर्टिकल दे दो? आर्टिकल 32 दे दो, आर्टिकल 21 दे दो और आर्टिकल 13 दे दो। केवल 3 आर्टिकल याद रख लेना, सारे ले लो, केवल 3 दे दो। मैं कहता हूं अगर कोई आपसे पूछे, कई बार इसमें है ना एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चन आ सकता है, डिबेट हो सकती है, कभी आप कुछ कहने के लिए जा सकते हैं, तो याद रखिएगा 3 आर्टिकल दे दो, बाकी सब ले लो। कौन कौन से? 13, 21 और 32। बोले क्यों? बोले भाई मैं जीने के अधिकार की मांग कर रहा था सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के। सुप्रीम कोर्ट के पास जा ही नहीं पाऊंगा अगर आर्टिकल 32 नहीं है तो। ये बिल्कुल वैसे हुआ कि पापा ने मुझे बढ़िया सी एकदम लैम्बोर्गिनी गाड़ी दिला दी, लेकिन मुझे चाबी नहीं दी। जब मुझे चाबी ही नहीं दी तो मैं उस लैम्बोर्गिनी का करूंगा क्या? कहने के लिए ही तो है मेरे पास लैम्बोर्गिनी। मैं कैसे जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट के पास कहकर कहने के लिए कि साहब मुझे ये चाहिए, अधिकार तो दो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब आर्टिकल 32 जबरदस्त चीज है। दूसरा है मेरे प्यारे साथियों, हाँ भाई मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, बफरिंग आ रहा है, कुछ बच्चे बफरिंग कह रहे हैं यार। सब सही है ना? एक बार थम्स अप कर दो बेटा। रिफ्रेश करना है क्या? सब सही है ना? वो बीच बीच में आ जाता होगा। क्या है कि अपनी क्लास में वो जो इंटरनेट का जो प्रदाता है वो भी शायद ज्ञान में इतना मस्त हो जाता होगा कि यार इतना ज्ञान आ रहा है, थोड़ा सुन ही ले। अब वो सुनते सुनते खुद भी हैंग हो जाता होगा, क्योंकि इतनी आदत नहीं ना है लोड लेने की। सुनिए, तो फिर आपसे पूछा गया कि आर्टिकल 21 की क्या कहानी है। आर्टिकल 21, जहां आर्टिकल 32 आपसे कहता है कि भैया जाओ और जाकर के क्या करो, पनिशमेंट के लिए अप्लाई करो कि भैया मतलब मुझे कोई अधिकार नहीं मिल रहा तो 32 के तहत जाओ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अपने दिमाग से भी अगर कभी कुछ कर पाए तो वो आर्टिकल 13 उसे देता है। आर्टिकल 13 कहता है, अरे ओ सुप्रीम कोर्ट बैठी हो, देख नहीं रही हो कि तुम्हारी बगल में ये एग्जीक्यूटिव वाले लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हें लेजिस्लेटिव वाले लोग क्या कर रहे हैं, तो कुछ दिखाई पड़ता है? खुद से बस बैठी रहोगी आंख पे पट्टी बांध के कि हाथ में जो खुद छुरा ले रखा है वो घोपोगी भी कभी? तो वो जो छुरा घोपना है वो आर्टिकल 13 है, जिसे हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू का पावर आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। किसी भी प्रकार के आदेश, ऑब्जेक्टिव, किसी भी प्रकार के एक्ट अथवा विधेयक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से रिव्यू डाल सकती है। समझ में आ गई बात? चलो भाई साहब आगे बैठते हैं अगले प्रश्न की तरफ। The state under Article 12 of Indian Constitution includes आर्टिकल जो 12 है उसके अकॉर्डिंग मेरे प्यारे साथियों कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो ये कहता है, मतलब स्टेट की परिभाषा क्या है? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट की परिभाषा वैसी ही देता है जैसी आर्टिकल 36 देता है। पढ़िए। नंबर 1, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नंबर 2, द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। नंबर 3, लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूछा गया है इन तीनों में से कौन सी चीज जो है वो स्टेट की परिभाषा दे दी। बताइए स्टेट की परिभाषा इन तीनों में से क्या है? अगर आपकी इजाजत हो तो मेरा जो लैपटॉप है ये वाईफाई से चल रहा है, मैं एक बार लैन केबल भी कनेक्ट कर लेता हूं, क्या पता मेरी तरफ से थोड़ी बहुत भी गलती हो रही हो तो वो दूर हो जाए, है ना? एक मिनट पेशेंस रखिए, आप सवाल सॉल्व करिए। लैन केबल पर जैसे ही शिफ्ट होगा हल्का सा बफर आ सकता है, ठीक है? परेशान मत होइएगा, पेशेंस के साथ बैठे रहिए। हो गया है स्विच, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अनटिल अनलेस मेरे फ्रंट पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? चलिए, तो तीनों की तीनों बातें राज्य की परिभाषा हैं, ठीक है? सरल रूप से समझा जाए तो जिन्हें हम सरकारी कहते हैं ना, वो सारी की सारी चीजें क्या हैं? राज्य की परिभाषा में आती हैं, जिन्हें हम सरकारी कहते हैं, ठीक है? एक विद्यार्थी है जिनका नाम है सोनू, वो पूछ रहे हैं पॉलिटिक्स के लिए कौन सी बुक पढ़ें? भैया तुम ऐसा सवाल पूछ लिए हो ना कि तुम्हें ही नहीं पता है कि तुम क्या पूछ लिए हो। हाँ जी, पॉलिटिक्स के लिए भैया कोई सवाल क्यों पढ़ा जाएगा? सिद्धांत विहीन राजनीति होती है।
हाँ, आप तुमको जो पढ़ना है वो पॉलिटिकल साइंस है, राज व्यवस्था पढ़ रहे हो, इसे पॉलिटी कहते हैं। पॉलिटिक्स अलग चीज है, पॉलिटी अलग चीज है, दोनों में अंतर है। पहले सब्जेक्ट तो पता करो कि तुम कौन सी क्लास में बैठे हो। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? आइए देखते हैं कौन सा जोड़ा सही से ढंग से मेल नहीं खाता है, यानी कि इनका जो है सही से मतलब घर वालों ने रिश्ता पक्का नहीं कराया था। राइट टू इक्वालिटी, इसमें प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत शामिल है, इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दूसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रेस की स्वतंत्रता। राइट टू पर्सनल लिबर्टी, अरे ये सवाल तो आ चुका है भाई, सेम क्वेश्चन 2 बार आ गया है, हटो छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी? अरे सर अभी तो पढ़ाए थे आप, मैं आपकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा हूं, उसके बावजूद मैं गलत कर दूं, ऐसा हो नहीं सकता। तुम किसी और को चाहो, ऐसा हो नहीं सकता, अगर होता भी है तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, है ना? हाँ जी, किरण, हाँ जी, हाँ भाई ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल 20 और 21 क्लियर है? हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है कि सर वेल ही टिक लगाने से सवाल सही होने पर कोई गलती तो नहीं हो रहा है। वेल ही, बेटा समझे नहीं राधे श्याम जुलानिया आपकी बात को, आपकी बातों में मतलब समझ में थोड़ा कम आया, क्या कहा आपने? जुडिशियल रिव्यू समझा दें, लास्ट में समझा देंगे, बालक बचे रहना। क्या खा रहे हैं सर? गुड़ खा रहे हैं, गरीब आदमी गुड़ खाता है भाई। चलो पढ़ो ध्यान से। Which of the following are the grounds on which discrimination of citizen for admission into educational institute is constitutionally prohibited? हाँ जी, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बात भले ही लच्छेदार बना दी गई हो, लेकिन आर्टिकल 15 की जो पहली लाइन में 5 शब्द लिखे हुए हैं वही सारे बोले गए हैं। जो 5 शब्द लिखे हुए हैं वही बोले गए हैं। बताइएगा, जिन्होंने देख लिया देख करके आंसर दें। पूछा गया है किन किन ग्राउंड्स पर एंट्री जो है वो मना नहीं है। कर दें शुरू? चलिए, याद है आर्टिकल 15 की पहली लाइन, निकाल के पढ़ाऊं क्या? एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर पॉलिटी नहीं पढ़ाइएगा क्या यूट्यूब पर? भैया क्या बताएं, उसको पढ़ाने के हम 50,000 रुपए एक बच्चे से ले रहे हैं, तो कैसे पढ़ाएं? मतलब इतना भी रईसी नहीं आई है यार हमारे पास अभी, माफी चाह रहे हैं गुरु, इतना भी रईसी नहीं आई है। फिर ये जो लोग बैठे हैं ना अनअकैडमी वाले, ये हमें बाहर का रास्ता बढ़िया से दिखा देंगे। देखो पढ़ो भैया क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है 15 नंबर पॉइंट पढ़िए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 पॉइंट के आधार पर, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये देखिए RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये लीजिए, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस आधार पर कोई भी आपको कॉलेज में घुसने से मना नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट गारंटीड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय, आपके फंडामेंटल राइट्स को कौन सस्पेंड कर सकता है कि जाओ बेटा बहुत जी लिए अब जिंदगी, थोड़े दिन हम आपको इंदिरा गांधी होने के नाम पर थोड़े दिन घरों में बंद रखने की इजाजत देते हैं। बताइए कब आपके फंडामेंटल राइट्स होल्ड पर डाले जा सकते हैं? अरे यार ये हिंट हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे हम तो वैसे ही कमेंट्री कर रहे थे भाई, सॉरी 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 सॉरी, अरे हम तो यार चुप नहीं रहा जाता, अब क्या किया जाए, गुड़ खा लेते हैं ना बीच बीच में, तो जबान चलती रहती है। सॉरी यार, सॉरी 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 भाई, माफ कर दो माफ कर दो। आगे पढ़ो। हाँ जी भाई, असर्शन रीजन बहुत ही आसान सवाल होते हैं, पढ़िए फिर भी। एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। और ये जो रीजन है इसका कारण ये है कि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा राइट टू एजुकेशन दिया गया था। कोई बच्चा बिल्कुल पहली बार ही पढ़ाई
लिखाई शुरू किया होगा। मतलब बात यह है कि अगर आप जो है पहली बार ही पढ़ाई शुरू किए होंगे तो ही इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, अदरवाइज तो गलत होने का सवाल नहीं है। ये तो दुर्घटना हो गई। दुर्घटना क्यों हो गई ना जी? क्योंकि सर जल्दबाजी हो गई हमसे। सर 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 जल्दबाजी हो गई सर। सर हम इतने खुश हो गए कि हम 84 पढ़ ही नहीं पाए सर। ओहो सर मिस्टेक हो गई सर। ऐसा कैसे होता है सर? ऐसा ही होता है महाराज, आपको ऐसे ही लपेटा जाता है। 84 और 86 में फंसे गए और आपको खूब याद है, रट रट के घोटे दिला रखे हैं कि 86 है। याद रखने का तरीका भी बता रखा है, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर 14 आएगा। वही इसकी अपर लिमिट है, 8 और 6 14। क्या करें लेकिन गुरु, क्या करें। चलो कोई नहीं, बढ़ते हैं आगे। अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर। सर इतने भी हमको कम नॉलेज नहीं है कि इस क्वेश्चन को हम गलत कर दें। सारे चैप्टर करवाएंगे, चिंता मत करिए। 7 दिन का आपको हमने वो दे रखा है कार्यक्रम अभी तक का, फिर अगले 7 दिन का, फिर अगले 7 दिन का। अगर आपको ये प्रयास पसंद आया तो धीरे धीरे हम हर सब्जेक्ट्स के बहुत प्यारे प्यारे सब्जेक्ट कराएंगे, मजा आ जाएगा, आपको खुद से कुछ सीखने लगेंगे। हाँ जी साहब, एक अन्नू अन्नू करके विद्यार्थी हैं, उन्होंने रॉन्ग टच कर दिया है। रॉन्ग टच का मीनिंग नहीं समझते हो बालक तुम। चलो एनीवे, नादान हो अभी। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑफ इंडिया इज। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑफ इंडिया, हाँ इसके बाद ज्योग्राफी कराएंगे यार, बहुत मजा आएगा गुरु, बहुत ही मजा आएगा। मतलब बिल्कुल गोला पे घुमाएंगे आपको फुल। हाँ जी, सवाल पूछा जा रहा है फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया, इसका मतलब क्या है? अवेलेबल टू पीपल अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, कि भैया मुझे अखबार वाला अखबार नहीं डालेगा तो जाकर के साले का गला दबा देंगे कि अखबार दो हमें। नंबर 2, स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई हमको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। नंबर 3, एम्प्लाइज इन द राइट टू फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच इन एक्सप्रेशन, मतलब कि हमारे पास में ये अभिव्यक्ति की आजादी है इसलिए अखबार आता है। अवेलेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कोई सरकारी आदेश था, मोदी जी आए थे तो कहे कि मित्रों आज से अखबार जो है आपका अधिकार हुआ। क्या है असल में, हमें कैसे मिला? ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये स्टेटवरी तरीके से मिला, मूल अधिकार से मिला। सर 90% से नीचे तो हम इसको 90% बच्चे सही करेंगे सर हम इसको। चलो 89 ने किया, 85 ने किया। कुछ लोग तो क्या हमें गलत करने के लिए गलत करते हैं। है ना, फिर से कोई रॉन्ग टच हुआ है ना? हाँ समझ गए, हाँ समझ गए। कर लो, दो बार और रॉन्ग टच कर लो। हाँ जी, द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। जी साहब ये कोई क्वेश्चन है हमसे पूछने का, थोड़ा लेवल देखो हमारा क्या सवाल है। लिखा हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। सर कुछ तो हमारा लेवल देख लिए होते, मतलब पहले तो आपने फेंके बाउंसर बाउंसर है और उसके बाद में इतना फर्जी सा सवाल लेकर के आ गए हो। हमारी इज्जत नहीं रखते हैं क्या सर आप? क्या कीजिएगा सर, थोड़ा सा तो फील गुड देना चाहिए ना जाते समय आपको। ऐसा लगना चाहिए ना कि हाँ 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 अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है। जी हाँ, ये बात बच्चे ने बहुत अच्छी करी सर, यहाँ 42 देते तो फंस जाते। ये बहुत समझदारी की बात करी। कहेंगे लक्ष्मीकांत से भैया थोड़ा मेहनत मेहनत किया करो, ये क्या है ऐसा साफ साफ दिख रहा है ऐसा सवाल दे दिए। हाँ जी, चलो थोड़ा ठीक ठाक सा सवाल देख लेते हैं। यहां पर क्या है, आखिरी सवाल है ये, करके देखिए। ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड ए रेगुलेशन इन द 9th शेड्यूल कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, हाँ जी, एनी लेजिस्लेशन enacted by parliament cannot be successfully challenged for affecting the basic structure of constitution। हाँ जी, दो बातें हैं। अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर दिया, चलो आप ही पढ़ो, मैं क्यों समझाऊं, करो। 50% से ज्यादा लोग गलत करोगे, ये मुझसे पहले ले लो। करें, चलो ये लो।
ज्यादा ने गलत किया, देख लो परसेंटेज तो मुझे जोड़े 65% ने गलत किया है। कारण क्या है? कारण ये है कि आप लफड़े में फंस गए। यहां पे आपको लगा बेसिक स्ट्रक्चर ना हुआ, बाबा जी की बूटी हो गया, इसको तो कोई छेड़ ही नहीं सकता है। भैया तो इसके वायलेशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हो। ये किसने बोल दिया कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है? इसमें संसद कुछ नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट तो इसी के आधार पर ही तो चैलेंज होती है, इसी में ही तो सारी चीजें चैलेंज की जाती हैं। और आर्टिकल 13 इकलौता ऐसा है जिसकी वजह से सब कुछ चैलेंजेबल है। इस चीज में महाराष्ट्र वाले खुश हो रहे थे ना कि हम तो ऐसा कर दिए हैं कि हमारे नियम कानूनों के ऊपर कोई भी हमसे कोई बहसबाजी नहीं कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट मूड में नहीं है, शीतकालीन अवकाश में चल रही है। शीतकालीन अवकाश से आने दो, फिर बुलाएगी सुप्रीम कोर्ट उनको, महाराष्ट्र वालों को, कि बेटा तुम अर्णब गोस्वामी के मामले में कहे थे ना हमसे कि हम कुछ कर नहीं सकते, इधर आओ। हाँ, दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट inserting a regulation in the 9th schedule can be challenged on the group of violation of basic structure। यहां पर आपको फंसाने के लिए यहां पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है? 9th शेड्यूल। अरे भैया 9th शेड्यूल केशवानंद भारतीवाद के बाद में 0 हो गया है, उसमें सारी चीजें चैलेंज की जा सकती है, ठीक है। उसके पहले तक ऐसा होता था, जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था उसको कि इसमें डाल दिए तो कोई कुछ नहीं छेड़ पाएगा। लेकिन केशवानंद भारतीवाद जब हुआ उस समय के बाद में कोई भी चीज ऐसी नहीं बची जिसके ऊपर चैलेंज ना हो सके। कोई बात नहीं, पता कर लिए तो हम बताने के लिए आए तो हैं।